अभी आपकी पढ़ने लिखने की उम्र थी, ये अचानक से आपके जहन में ये पॉलिटिक्स का शौक कहाँ से आया? मेरी इच्छा करती है ना। और मुझे संतुष्टि मिलती है ऐसा कार्य करके, इसलिए मैं इस तरह का कार्य करता हूँ। लोग मुझे वोट करेंगे नहीं करेंगे इसका बिल्कुल भी मुझे चिंता नहीं रहती है। संस्कृत में एक कहावत मैंने पढ़ा था, कर्मणि एव अधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, यानी कर्म करना आपका अधिकार है, फल की चिंता किए बिना। आप तो जो है जिला परिषद जिसे मिनी विधायक कहा जाता है वो चुनाव आपने जीता। अब आप नरकटिया विधानसभा से विधायक की रेस में आ गए हैं। हमने सुना है कि जन सुराज में आपने फॉर्म भी भरा है और प्रबल दावेदार के रूप में आप उभर कर सामने आ रहे हैं। क्या महत्वाकांक्षा है? ये पार्टी को तय करना है कि किन लोगों को मौका दिया जाएगा, किन लोगों को मौका नहीं दिया जाएगा, लेकिन मैं प्रयासरत हूँ कि जनता का जो उम्मीद है उस पर खरा उतरने का मेरा प्रयास है। मैं उस पर जारी हूँ, उस प्रयास पे। आधार क्या है? जो परंपरागत पार्टियां हैं, राजद या जेडीयू या बीजेपी, इन लोगों का अपना एक जनाधार है। किसी भी पार्टी से पहले वो व्यक्ति का जनाधार होता है, वो व्यक्ति अपने जनाधार पे चुनाव लड़ता है। आप आरजेडी को नुकसान पहुंचाते हुए दिख रहे हैं। जन सुराज से अगर आप खड़े होते हैं, एक मुस्लिम चेहरा के रूप में अगर आते हैं, तो इस पे क्या कहेंगे आप? ख्वाब छोटे हों या बड़े हों, लेकिन जब छोटे ख्वाब पूरे हो जाएं तो बड़े ख्वाब की ओर लगना चाहिए और प्रयास करने में कोई दिक्कत नहीं हो। प्रयास ये मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं क्षेत्र की जनता के लिए प्रयास कर रहा हूँ। वो इलाका बिल्कुल जो है विकास से कोसों दूर था। उन्होंने बड़े पैमाने पर विकास के काम किए हैं। तो फिर मुद्दे आप लोगों के पास ऐसे में और क्या बचते हैं? केवल सड़क, नाला और बिजली बन जाना विकास नहीं है, और न ही ये विकास के ये मायने होते हैं। बेरोजगारी और पलायन एक बड़ी समस्या उधर नज़र आती है। उसके लिए कोई भी किसी भी राजनेता के पास जो है कोई ठोस जो है चीज़ नज़र नहीं आती है। ये आपके लिए कितना बड़ा मुद्दा है? मुझे पूरा विश्वास है कि एक युवा नेतृत्व ही इस देश में या इस राज्य में एक बड़ा बदलाव कर सकता है। STV न्यूज़ पर आप देख रहे हैं टॉक विद अंसारुल, और आज के इस शो में हमारे साथ एक बेहद ख़ास मेहमान है। ऐसे मेहमान हैं जिन्होंने पूरे बिहार में एक तरह से कीर्तिमान स्थापित किया था, सबसे कम उम्र में ज़िला परिषद बनने का। हम बात करने जा रहे हैं जन सुराज के भावी प्रत्याशी नरकटिया विधानसभा क्षेत्र से इंजीनियर तौसीफुर रहमान साहब। इंजीनियर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले तो बधाई कि भाई आपने पूरे बिहार में एक कीर्तिमान स्थापित किया। 25 साल की उम्र में आपने जो है ज़िला परिषद का चुनाव लड़ा और जीत करके दिखाया। तो शुरुआत हम वहीं से कर लेते हैं, और विधानसभा चुनाव है तो उसके रिगार्डिंग तो बातें होंगी ही। कैसे आपको उम्मीद था कि एक 25 साल के नौजवान को जो है लोग जो है उस पर भरोसा कर पाएंगे? जी, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे आप इस लायक समझे कि अपने स्टूडियो में मुझे मौका दिए बोलने का। जी बिल्कुल, चैलेंज तो था मेरे लिए, है ना। एक युवा होकर इस चुनाव को लड़ना, इस चुनाव को फेस करना और फिर जीत हासिल करना। लेकिन लोगों ने मुझे जो है कि अपना पैसा लगाकर, है ना, वो चुनाव लड़ाए। उन्होंने मदद किया, कदम कदम पर मेरे साथ चले और अंततः मुझे जीत हासिल हुई। इसके लिए मैं लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि ज़ीरो खर्चे पर उन्होंने मुझ जैसे युवा को मौका दिया और मुझ जैसे युवा को कार्य करने का अवसर प्रदान हुआ। क्या बात है। और लोगों के उम्मीदों पर आप खड़ा उतरेंगे, ये लोग आशा भी करते हैं। लेकिन अब जो है आप स्टेप बढ़ाना शुरू कर चुके हैं। आप तो जो है ज़िला परिषद जिसे मिनी विधायक कहा जाता है वो चुनाव आपने जीता। अब आप नरकटिया विधानसभा से विधायक की रेस में आ गए हैं। हमने सुना है कि जन सुराज में आपने फॉर्म भी भरा है और प्रबल दावेदार के रूप में आप उभर कर सामने आ रहे हैं। क्या महत्वाकांक्षा है? क्या जो है करने का इरादा है? जी बिल्कुल, एक संस्थापक सदस्य की तरह मैं जनसुराज से जुड़ा हूं और जनसुराज के लिए मैं भी कार्य कर रहा हूं। जनसुराज द्वारा एक कैंडिडेंशियल जो है कि फॉर्म चल रहा है, उस फॉर्म को मैंने भी फिलअप किया है और मैं भी एक प्रत्याशी के रूप में मैं अपना पर्ची दाखिल किया हूं। और मैंने भी अपना विचार पार्टी के तरफ से रखा है कि हाँ, मैं भी एक कैंडिडेट के रूप में मैं भी एक विकल्प हूं। ये पार्टी को तय करना है कि किन लोगों को मौका दिया जाएगा, किन लोगों को मौका नहीं दिया जाएगा, लेकिन मैं प्रयासरत हूं कि जनता का जो उम्मीद है उस पर खरा उतरने का मेरा प्रयास है। मैं उस पर जारी हूं, उस प्रयास पे।
चलिए तो थोड़ी सी बेसिक चीज़ें भी बात कर लेते हैं। जनसुराज से आप भावी प्रत्याशी के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं, आधार क्या है? जो परंपरागत पार्टियां हैं, राजद या जेडीयू या बीजेपी, इन लोगों का अपना एक जनाधार है। जनसुराज अभी जो है पहला विधानसभा आप लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। संगठन के बारे में ये कहा जा रहा है, जो एक बड़ी समस्या है भी, कि संगठन कोई उस तरह का नहीं है इस पार्टी का, इसलिए लोगों को चुनाव लड़ने में जो कैंडिडेट्स होंगे उनको बहुत परेशानी होगी। देखिए, ये बात सही है कि नई पार्टी है, नई पार्टी का गठन हुआ है। संगठन उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा और पार्टियों की जो लोग बात करते हैं, लेकिन हाल के दिनों में संगठन बहुत विस्तार रूप लिया है। लोग दिन प्रतिदिन संगठन से जुड़ रहे हैं, कार्य भी कर रहे हैं। खास करके युवा, महिलाएं इस संगठन से बहुत अधिक मात्रा में जुड़ी हैं और हम लोग वर्क कर रहे हैं। हम लोग लग गए हैं इस बार विधानसभा पे, और हमारे कार्यकर्ता बूथ लेवल पे, विधानसभा लेवल पे, पंचायत लेवल पे वो लोग जुड़ रहे हैं और जुड़कर कार्य कर रहे हैं वो लोग, है ना। और रहा बात मेरा जनाधार, तो सबसे पहले किसी भी पार्टी से पहले वो व्यक्ति का जनाधार होता है। वो व्यक्ति अपने जनाधार पे चुनाव लड़ता है। मैं भी जिला परिषद का चुनाव लड़ा, मेरा भी एक जनाधार था। मेरा जनाधार क्षेत्र की जनता थी। क्षेत्र की जनता ने बिना कोई जाति, धर्म, बिना उम्र देखे लोगों ने मुझ पर विश्वास किया। लोगों ने देखा कि हाँ, यह युवा है, यह युवा शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जन जागरूकता के क्षेत्र में कार्य कर रहा है, प्रयास कर रहा है। चलिए एक बार एक मौका देकर देखते हैं। लोगों ने मौका दिया, लोगों ने जो है कि मुझ पर विश्वास किया और जीत हासिल हुई। जीत हासिल होने के बाद मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी था, चूँकि बंजरिया प्रखंड जो मेरा क्षेत्र है वो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पीछे है। चूँकि मैं जब 2019 में मैं डिग्री फाइनल करके आया था, तो मैंने देखा कि मेरे पंचायत में एक छोटा सा मैंने सर्वे किया, तो मैं देखा कि मेरे पंचायत में 15 बच्चे, 10,000 की आबादी में 15 बच्चे जो है कि मैट्रिक पास कर रहे हैं। मैं इस पे वर्क किया, मैं लोगों से मिला, मैं देखा, लोगों से बात किया। लोगों ने बताया कि हाँ, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है। फिर मैंने गार्जियन को, अभिभावक से बातचीत किया, सरकारी स्कूल का दौरा किया। बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता थे जो है कि उनका साथ लिया और धीरे धीरे वर्क किया वहाँ पे। मैंने उसी समय जस्ट कोरोना आ गया। कोरोना के वक्त जो है कि मैं जॉब कर नहीं सका, मैं गांव में ही था, क्षेत्र में ही था। मैंने एक छोटा सा स्टार्टअप किया कोचिंग सेंटर का शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि मुझे पहले से इंटरेस्ट था कि शिक्षा के लिए कुछ होना चाहिए। तो मैं कोचिंग का व्यवस्था किया वहाँ पर। कोचिंग के माध्यम से निःशुल्क बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे बच्चे बढ़ते गए, गार्जियन का विश्वास मुझ पर बनता गया। बच्चे 250 से 300 हो गए मेरे पास। उसके बाद मैं लगातार प्रयासरत रहा कि शिक्षा के क्षेत्र में किसी तरह जो है कि एक प्लेटफॉर्म यहाँ पर दिया जाए बच्चों को, ताकि लोगों को लगे कि हाँ, कुछ कार्य किया जा सकता है। धीरे धीरे चुनाव का मौसम भी आ गया। लोगों ने कहा कि भाई आप चुनाव लड़िए, है ना, आप हर कार्य कर रहे हैं, हर चीज़ में एक्टिव रह रहे हैं, आप चुनाव लड़िए, मैंने हम लोग जो है कि मदद करेंगे आपका। मैं सोच नहीं सकता था कि मैं चुनाव लड़ सकता हूँ, किस तरह चुनाव लड़ना है। मेरा वोटर लिस्ट में नाम तक नहीं था। मैं चुपके से गया, वोटर लिस्ट में नाम ऐड करवाया। लोगों से बैठकर जो है कि विचार विमर्श किया कि भाई पंचायत कितने हैं, बूथ कितने हैं, गांव कितने हैं, परिसीमन क्या है, क्षेत्र कौन कौन से जो है कि रहेगा। तो लोगों ने मदद किया। लोगों ने कहा कि यार मैं तुम्हारा झोला उठाकर चलूँगा, है ना, मैं तुम्हारा कदम कदम चलूँगा, आप चुनाव लड़िए, मैं साथ दूंगा आपको। निश्चित रूप से चुनाव जो है कि जितवा कर हम लोग रहेंगे। लोग मौका दिए और हम चुनाव भी जीत गए। चुनाव जीतने के बाद मैं शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किया हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में ये सेंस कि मैं स्कूलों का औचक निरीक्षण किया हूँ। स्कूलों का औचक निरीक्षण इस मायने में नहीं कि आप जाकर जो है कि केवल गए, फोटोबाजी कर लिए और जो है कि टीचर को डांट डपट कर लिए, हो गया, नहीं, ये नहीं। मैं गया तो सबसे पहले वाच किया कि बच्चों की संख्या बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है ना। अभिभावक अपने बच्चों के बारे में पूछ रहे हैं कि नहीं पूछ रहे हैं, कि मेरा बेटा या मेरी बेटी जा रही है तो पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही है। बच्चों को जो योजनाएं सरकार मुहैया करा रही है, वो योजनाएं माने धरातल पर आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। प्लस अभिभावकगण और जो शिक्षकगण हैं उनमें सामंजस्य बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। इन सब चीज़ों पे हमने काम किया है और मैं देखा हूँ कि क्षेत्र में बच्चों की संख्या अधिक बढ़ी है। इसके लिए मैं बिहार सरकार का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि बहुत नई नई योजनाएं आई हैं और बहुत योजनाओं का लाभ भी दिया जा रहा है बच्चों को, जिसके वजह से भी बच्चे बढ़े हैं। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों की रुचि बढ़ी है हमारे क्षेत्र के विद्यालयों में। प्लस बहुत जगह मैं गया तो जहाँ से शिकायतें आ रही थी कि बच्चे ड्रेस में नहीं आ रहे हैं, स्कूल तो बन गया है, वहाँ पर प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। तो वहाँ पर कई सारे विद्यालयों में मैंने शौचालय का भी व्यवस्था किया है। अपने फंड से 28 शौचालय मैंने बनवाए हैं सरकारी विद्यालयों में।
बहुत जगह मैंने बाउंड्री के लिए भी लिख कर दिया है। बहुत जगह मैंने पार्टीशन भी करवाए हैं कुछ विद्यालयों में, जहाँ पे जो है कि बड़े बड़े क्लासरूम थे, वहाँ पर बच्चों के बैठने में दिक्कत हो रही थी, वहाँ पर प्लाईवुड का पार्टीशन करवाकर इस तरह का व्यवस्था मैंने किया है। और मैं प्रयासरत हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारे बच्चे आगे बढ़े, हमारे क्षेत्र का नाम रोशन हो। और मैं भी डीएम साहब के साथ मैं गया हूँ कि एक डिग्री कॉलेज का भी व्यवस्था हो मेरे क्षेत्र में, क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा है मेरे बंजरिया प्रखंड का। लगभग 1,80,000 की आबादी है, जो गवर्नमेंट का सेंसस कहता है। आज तो 2-2.5 लाख से कम की आबादी नहीं है बंजरिया क्षेत्र का। तो यहाँ पर लड़कियों को विशेष रूप से एक डिग्री कॉलेज होना चाहिए। माइनॉरिटी का इलाका है तो माइनॉरिटी विद्यालय होना चाहिए। अभी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस विद्यालय भी आया है अल्पसंख्यक विभाग से। तो मैं माइनॉरिटी ऑफिसर से भी बात किया हूँ। मैंने कहा है कि मेरे क्षेत्र को प्राथमिकता दिया जाए, कोशिश किया जाए कि मेरे क्षेत्र में। और मैंने CO साहब से भी बात करके ज़मीन का एलोकेशन करवाया है। और मुझे उम्मीद है कि मेरे क्षेत्र में जो है कि एक माइनॉरिटी विद्यालय बने और एक डिग्री कॉलेज भी खुले। बहुत अच्छे विचार हैं आपके, और जिस हिसाब से आप काम कर रहे हैं, नो डाउट अगर ये कर रहे हैं हकीकत है तो काबिल तारीफ़ है। यहाँ पे दिक्कत ये है कि पॉलिटिकल मिजाज जो है आपके इलाके का, वो आप भी समझ रहे हैं कि अल्पसंख्यक बहुल्य इलाका है। वहाँ से ऑलरेडी समीम साहब जो है विधायक हैं, और जन सुराज पे ये आरोप लग रहा है कि जो है वो BJP की B टीम है। इधर के लोग उधर के B टीम कह रहे हैं, उधर के लोग इधर की B टीम कह रहे हैं। तो इस मामले में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आप RJD को नुकसान पहुंचाते हुए दिख रहे हैं। जन सुराज से अगर आप खड़े होते हैं, एक मुस्लिम चेहरा के रूप में अगर आते हैं, तो इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो जन सुराज को जो लोग भी B टीम कह रहे हैं वो निराधार आरोप लगा रहे हैं एक तरह से। मतलब कि यहाँ की जो क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं RJD और JDU, इसके अलावा जो लोग भी लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ते हैं या जो लोग भी लोकतांत्रिक तरीके से आते हैं, उनको B टीम कहा जाता है। देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इस देश में सबको अधिकार मिला है कि अपनी पार्टी बनाने का और अपना चुनाव लड़ने का। मुझे भी या प्रशांत किशोर जी को भी, इनके जो सूत्रधार हैं, उनको भी अधिकार है कि अपनी पार्टी बनाकर लोगों के बीच जाने का। ये लोगों को तय करना है कि लोग उनका चयन करते हैं या उनके आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं या नहीं करते। ये तो चुनाव के वक्त देखा जाएगा कि लोग कितना किसको समर्थन कर रहे हैं। ये बात सही है कि जो है कि लोग कह रहे हैं कि भाई आप सक्सेस हो पाइएगा कि नहीं हो पाइएगा, नई पार्टी है, आप इसको किस तरह से देखते हैं। चैलेंज तो है। चैलेंज तो एक 25 साल के युवा के लिए भी था कि चुनाव लड़ना और जीत कर दिखा देना, लेकिन लोगों का भरोसा था, लोगों का सहयोग था। मैंने ये चैलेंज तो एक पूरा कर लिया। अब सेकेंड स्टेप है, ख्वाब तो देखना ही चाहिए। कहा गया है कि ख्वाब छोटे हों या बड़े हों, लेकिन जब छोटे ख्वाब पूरे हो जाएं तो बड़े ख्वाब की ओर लगना चाहिए। और प्रयास करने में कोई दिक्कत नहीं हो। प्रयास ये मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं क्षेत्र की जनता के लिए प्रयास कर रहा हूँ। लोगों को यदि लगेगा कि ये व्यक्ति भरोसेमंद है, ये व्यक्ति कार्य कर सकता है, जैसा अभी तक मेरा टेन्योर रहा है, जैसे जिला परिषद का टेन्योर लोगों ने देखा है कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में काम किया हूँ, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया हूँ, जन जागरूकता के क्षेत्र में काम किया हूँ। मैंने PCC वर्क्स कराए हैं। जितना अधिक कार्य हो सकता है जिला परिषद से, भाई लड़ के हो, प्यार मोहब्बत से हो, उस तरह से मैंने हर स्तर पे काम करवाया है। माइनॉरिटी का इलाका है, आप देख लीजिएगा, इससे पहले भी जो लोग जिला परिषद रहे या इससे पहले भी विधायक रहे लोग, या जो लोग अभी हैं भी, कि माइनॉरिटी के इलाके में कितने जो है कि कब्रिस्तान का घेराबंदी हुआ है। मैं अपने कार्यकाल में, पिछले 3 वर्ष के कार्यकाल में 2 कब्रिस्तान का घेराबंदी करवाया हूँ, जो बहुत ज़रूरी था। सिसवनिया कब्रिस्तान का जो रोड के बगल में है, मोहम्मदपुर कब्रिस्तान का जो रोड के बगल में है। लेकिन इसकी क्रेडिट तो आपके विधायक जी लेते हैं, पूर्व मंत्री। नहीं, क्रेडिट ले नहीं ले, उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। अच्छा। उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है, क्योंकि सिसवनिया में जो कब्रिस्तान बना है वो जिला परिषद निधि से बना है। उस पर बजाबते बोर्ड पे भी है, लिखा भी हुआ है। माननीय चेयरमैन जिला परिषद श्रीमती ममता राय जी और तौसीफुर रहमान जो जिला परिषद क्षेत्र के हैं, उनका बोर्ड लगा हुआ है। उनके निधि से, वो उनके फंड से वो कार्य हुआ है। उसी तरह ठीक मोहम्मदपुर में भी जो हुआ है वो मेरे ही जिला परिषद योजना से हुआ है। अभी जो है कि जटवा में मैंने दिया है योजना, जो आने वाले 2 महीने के अंदर मुझे उम्मीद है वो कार्य शुरू हो जाएगा। जनेरवा में भी शुरू हो जाएगा, और भी कई जगह है जहाँ पर मैंने माइनॉरिटी का दिया है। और इस तरह करके सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए, सभी लोगों का ध्यान रखते हुए मैंने अपने कार्य पर जो है कि फोकस किया है। जैसे मैं माइनॉरिटी के लिए काम किया हूँ, तो हम अपने और भाइयों के लिए भी काम किए हैं।
जैसे हमारे यहाँ गड़ी माई मेला लगता है घोड़मरवा में, बहुत ऐतिहासिक मेला है, बहुत पुराना मेला है, वहाँ पर बहुत पुराना स्थल है, धर्मस्थल है, लोगों का आस्था उससे जुड़ा हुआ है। वहाँ पर मैंने वादा किया था कि यदि मुझे मौका मिला तो मैं यहाँ पर एक चबूतरा या एक इस तरह का कोई व्यवस्था करूँगा, एक सामुदायिक स्थल बनाने का। तो वहाँ पर मैंने यात्री शेड दिया है। क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, क्या होना चाहिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में? मेरे हिसाब से स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छी सुविधाएं लोगों को मिलना चाहिए। जो मूलभूत सुविधाएं हैं कम से कम वो तो मिलना ही चाहिए। जैसे पीएससी है तो पीएससी पे डॉक्टर्स मुहैया होनी चाहिए, एम्बुलेंस प्रॉपर अवस्था में होनी चाहिए, जो ज़रूरी जो मेडिसिन्स हैं, वैक्सीनेशन है, प्रॉपर वैक्सीनेशन होना चाहिए, जो सरकार की जो योजनाएं मिल रही हैं स्वास्थ्य सुविधाएं वो सब मुहैया होना चाहिए। प्लस लोगों को बहुत सारे लाभ मिलने चाहिए, वो लाभ जो है प्रॉपर होने चाहिए, बिना किसी 1 रुपया लिए, बिना कोई घूस घास लिए लोग आसानी से आए और उनका काम आसानी से होना चाहिए। लेकिन नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। आप अभी अखबार में पढ़े होंगे पीएससी बंजरिया पे एक चतुर्वर्गीय व्यक्ति ने जो है कि एंटी रेबीज इंजेक्शन लगा दिया एक व्यक्ति को, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। हम लोगों ने कई बार लिख कर दिया, कोई कार्रवाई नहीं हुआ, है ना। हमारे यहाँ खैरी एपीएससी है, पिछले 20 वर्षों से लगभग 20 वर्ष नहीं, पिछले 15 वर्षों से लगभग वो बंद पड़ा हुआ है। वहाँ तक डॉक्टर्स का रोस्टर में ड्यूटी होने के बावजूद डॉक्टर्स नहीं पहुँच रहे हैं। मैं सदन में कई बार आवाज़ उठाया, कुछ नहीं हो पा रहा है सदन के आवाज़ से, है ना। मैं डीएम साहब से भी मिला हूँ, अभी पिछले महीने मैं डीएम साहब से मिला। डीएम साहब भी आश्वस्त किए कि ठीक है डॉक्टर्स की नियुक्ति होगी, अभी तक डॉक्टर्स की नियुक्ति नहीं हो पाई। तो इसका मॉनिटर हम जनप्रतिनिधियों का काम है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि केवल मेरा ही काम है, ये सभी जनप्रतिनिधियों का काम है। वहाँ के स्थानीय मुखिया का काम है, हमारे माननीय विधायक जी का काम है, माननीय सांसद महोदय का काम है कि इन सब चीज़ों को दुरुस्त और सुदृढ़ व्यवस्था करें। वहाँ विधायक जी का कहना है कि उन्होंने पूरे क्षेत्र का बहुत चहुमुखी विकास किया है, रोड वगैरह, पुल पुलिया, इन सब के मामलों में जो बहुत पहले से एक इंटीरियर के तौर पर देखा जाता था, वो जो है वो इलाका बिल्कुल जो है विकास से कोसों दूर था। उन्होंने बड़े पैमाने पर विकास के काम किए हैं। तो फिर मुद्दे आप लोगों के पास ऐसे में और क्या बचते हैं? देखिए हमारे पास तो अनेक मुद्दे हैं, केवल सड़क, नाला और बिजली बन जाना विकास नहीं है, और ना ही ये विकास के ये मायने होते हैं। विकास के मायने ये हैं कि बच्चा पैदा हो तो उसको सही व्यवस्था मिल सके। सही व्यवस्था यानी कि जो आंगनबाड़ी से शुरू होता है वो व्यवस्था उसको वहाँ से मिल सके। बच्चा जब बड़ा हो तो उसको सही शिक्षा मिल सके। बच्चा जब सही शिक्षा ले ले तो उसको सही रोजगार मिलना चाहिए। बच्चा जब रोजगार सही ले ले तो सारी चीज़ें जो है कि उसके लिए मार्केटिंग की चीज़ें आसान होनी चाहिए। जैसे सारा सामान मुहैया हो जाए, जैसे हॉस्पिटल का व्यवस्था हो, किराना स्टोर का व्यवस्था हो, फल सब्जी उसको आसानी से मिल सके, है ना। जो है कि हमारी बच्चियाँ बड़ी हों तो उनको डिग्री कॉलेज मिल जाए, है ना। तो ये सारी मुद्दे, ये सारी सुविधाएं भी हैं जो होने चाहिए। तो यदि मुझे मौका मिलता है तो मैं तो यही कहूँगा कि शिक्षा व्यवस्था सबसे पहले सुदृढ़ होना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था इन द केस ये नहीं कि केवल सरकारी स्कूलों का हम उत्क्रमण कर दिए, शिक्षा व्यवस्था सही हो गया। नहीं, शिक्षा व्यवस्था हमारी जो भी संसाधनें हैं, ये बात सही है कि सबके समय संसाधन लिमिटेड रहे हैं। लिमिटेड संसाधन में कितना बेहतर वर्क हो सकता है, इसके लिए प्रयासरत होने चाहिए। 5 शिक्षक हैं हमारे, तो 5 शिक्षक स्कूल में रेगुलर होने चाहिए। हमारे 100 बच्चे आ रहे हैं तो 100 से 150 बच्चे कैसे होंगे, उसके लिए हम प्रयासरत रहेंगे ईमानदारी से, है ना। स्वास्थ्य सुविधाओं में अब देखें तो स्वास्थ्य सुविधा में हमारा 3 डॉक्टर है तो तीनों डॉक्टर ड्यूटी पे होना चाहिए। वो ड्यूटी पे क्यों नहीं रहेंगे? यदि उनकी रोस्टर में ड्यूटी लगती है तो उनका काम है ड्यूटी करना। हमारे एएनएम का यदि ड्यूटी लगता है तो हमारे एएनएम का काम है गांव-गांव जाकर वैक्सीनेशन करना। यदि हमारे पशु चिकित्सक हैं, वो हमारे मोतिहारी में रहते हैं या कहीं भी रहते हैं, तो वो मेरा काम है मुझे जगह देकर वहाँ पर उनको सही से बैठाना। बाढ़ का इलाका है, बाढ़ के क्षेत्र में बाढ़ इलाका होने के बावजूद बताइए एक भी एपीएससी नहीं है हमारे बंजरिया प्रखंड क्षेत्र में, एक भी एपीएससी नहीं है जो सुदृढ़ तरीके से चल रहा है। तो आप कहीं भी तो वर्क नहीं कर पाए ना। बाढ़ से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण सवाल, बांध से जुड़ा हुआ हम आपसे करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे ये सवाल करना चाह रहे हैं कि मैं आपके इलाके में कई बार गया हूँ, नरकटिया विधानसभा क्षेत्र में। आज भी मैं आपके इलाके में गया, वहाँ मैंने देखा कि जो लोगों का जीवन स्तर है, और ज़्यादातर अल्पसंख्यक वर्ग के लोग जो है वहाँ पे बहुल्य इलाका कहा जाता है, लोगों का जीवन स्तर बहुत निम्न स्तर का है। बेरोजगारी और पलायन एक बड़ी समस्या उधर नज़र आती है। उसके लिए कोई भी, किसी भी राजनेता के पास जो है कोई ठोस जो है चीज़ नज़र नहीं आती है। ये आपके लिए कितना बड़ा मुद्दा है? देखिए हमारे जो जनसुराज के जो सूत्रधार हैं श्री प्रशांत किशोर जी, उन्होंने बड़ा अच्छा बात बोला है कि आप हमें वोट करें, हम आपको रोज़गार की गारंटी देंगे। रोज़गार की गारंटी इन द सेंस कि जो भी हमारे युवा बेरोजगार हैं उनको स्किल्ड करेंगे, है ना,
उनको एक अच्छी ट्रेनिंग देकर 10 से 15 हज़ार की हम एटलीस्ट नौकरी तो दे ही सकते हैं। जब हम नौकरी दे देंगे तो उनके लाइफ स्टाइल में ऑलरेडी जो है कि बदलाव आ जाएगा, है ना। तो ये कार्य वो करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम जगह जगह जो है कि स्थानों को चिन्हित करके हम जो है कि फैक्ट्री लगाएंगे, है ना। फैक्ट्री जब लगाएंगे तो लोगों को रोज़गार मिलेगा। लोगों को इस तरह से तैयार करेंगे कि लोग रोज़गार तो लें, साथ में स्वरोजगार भी देने का काम करें, स्वरोजगार भी बनाने का काम करें, ताकि लोगों को बहुत सारे नौकरी दिला सकें वो लोग। तो इस तरह का प्रयास प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं और देख रहे हैं। उनका कोई राजनीतिक शो नहीं चल रहा है, वो गांव-गांव पदयात्रा कर रहे हैं, वो जगह जगह जाकर लोगों से मिल रहे हैं, वहाँ पर तंबू डालकर लोगों से बात कर रहे हैं, युवा को मौका दे रहे हैं कि आप क्या चाह रहे हैं, किस तरह की मैंने बिहार आप देखना चाहते हैं। इस तरह के मैंने समागम वो करके लोगों का विचार ले रहे हैं और उस पर वर्क कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि एक युवा नेतृत्व ही इस देश में या इस राज्य में एक बड़ा बदलाव कर सकता है। हमने बहुत लोगों को देख लिया, हमने आरजेडी के एक एरा को भी देख लिया, हमने जेडीयू के भी एक बहुत बड़े एरा को देख लिया। अब एक समय आ गया है कि नए और युवा नेतृत्व को मौका दिया जाए और नए लोगों को जो है कि कुछ एक्सप्लोर करने का मौका दिया जाए, नए लोगों के कंधों के ऊपर जिम्मेदारी दिया जाए। वो लोग बहुत ऊर्जावान होते हैं, वो लोग बहुत सकारात्मक होते हैं, वो लोग बहुत जो है कि क्रियाशील होते हैं और बहुत प्रभावशाली तरीके से वो लोग कार्य करेंगे। बिल्कुल आप मौका दीजिए। उन लोगों का कहना है कि आप मौका दीजिए, वो बेहतर कार्य करके दिखाएंगे। फैक्ट्रियों की आपने बात करी, तो फैक्ट्री से मेरे जहन में ये ख्याल आया कि आपके इलाके में भी जो है फैक्ट्री तो नहीं, बाढ़ की एक फैक्ट्री है जो हर साल जो है आती है और कई लोगों के रोजी रोज़गार और का जो है या जीविका का जो साधन है वो छीन लेता है और हज़ारों घर तबाह होते हैं। उसके लिए बांध निर्माण की बात हो रही है, लेकिन बांध निर्माण में भी कई त्रुटियां हैं जिसको लेकर के आंदोलन छिड़ा हुआ है। ये सब मुद्दे जो है आपके लिए कितने गंभीर मुद्दे हैं और इसमें क्या होना चाहिए आपकी जानिब? देखिए, मैं तो कहूँगा ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा गंभीर मुद्दा लोगों के सामने आ गया है, बांध का जो मुद्दा है। और पहले से तो लोग परेशान थे ही बाढ़ से, और अब एक बांध जो आ गया है, नया मुद्दा जो आ गया है, बांध का एक नया जो प्रोजेक्ट आ गया है, वो समझ जाइए कि लोगों को डुबोने का पूरा एक योजना बनाया जा रहा है। कैसे? बांध तो जो है बाढ़ से बचाव के लिए निर्माण किया जा रहा है। कॉन्सेप्ट तो सरकार के यही है, लोग डूब कैसे रहे? पहले बाढ़ आता था और पहले जो बाढ़ आता था तो पानी सभी जगह फैल जाते थे। पानी का लेवल बहुत हाई नहीं रहता था, बहुत कम ही रहता था, लेकिन पानी स्प्रेड हो जाता था, जिसकी वजह से लेवल कम रहता था। अभी जो बांध आएगा वो आज का प्रोजेक्ट नहीं है, वो 1977 का प्रोजेक्ट है, 1974 का प्रोजेक्ट है, 78 का प्रोजेक्ट है। और 1978 का जो प्रोजेक्ट है उस पर जो विरोध हुआ, लोगों ने विरोध दर्ज किया कि भाई आप ये जो प्रोजेक्ट को ये कर रहे हैं, इससे गांव हमारा डूब जाएगा, प्रॉपर हमारा प्लानिंग कीजिए कि हम लोग कैसे सुदृढ़ तरीके से रहें। तो उस समय के जो तत्कालीन जो है कि आपको जल संसाधन मंत्री थे श्री केदार पांडे जी, उन्होंने जो है कि राज्य सरकार से बात किया, यहाँ के समाजसेवी लोगों से बात किया और उन्होंने कहा कि नहीं, अभी तत्काल इसको विरोध को देखते हुए जो है कि बांध को स्थगित किया जाए। और स्थगित करने का भी 3 पॉइंट था कि स्थगित आप कीजिए, बांध तब बनाएंगे जब आप 3 चीज़ें ये कार्य करेंगे। 3 चीज़ों में था कि जो नदी की जो गहराई है उसको आप ज़्यादा कीजिए, जो सिल्टेशन है, जो गाद जो बना हुआ है उस गाद को निकालिए ताकि नदी का पानी का जो फ्लो नदी में जो है कि आसानी से बढ़ पाएगा। तो गैबियन वॉल बनाइए या फिर आप बेडवर्क की तरह आप बनाइए नदी के किनारे किनारे, ताकि बूढ़ी गंडक नदी की जो संरचना है वो कटाव वाली संरचना है, कहीं भी एक जगह स्थिर नहीं रहती है ये नदी। तो आप या तो बेडवार बना दीजिए ताकि आसानी से नदी जो है कि अपनी नेचुरल अवस्था में रहे और लोगों को नुकसान भी नहीं हो। उसके बाद बांध बनाइए ना, आप कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो ये 3 क्राइटेरिया तो आप पूरा करेंगे ना, तभी बांध बना पाएंगे। और ये आपका सर्वे भी कहता है, जो नॉर्म्स जो कहता है बांध बनाने का, जो डैम का नॉर्म्स जो कहता है, वो ये कहता है कि तीनों चीज़ें पूरे होनी चाहिए, उसके बाद ही आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट बांध का कर सकते हैं। लेकिन बिना कुछ किए आप डायरेक्ट जो है कि 250 करोड़ का प्रोजेक्ट है, लोगों को घेरने का काम कर रहे हैं, आप पूरा जो है कि उस पर बांध बनाकर आखिर 5.5 लाख लोग उस बांध के अंदर पड़ रहे हैं। उस 5.5 लाख लोग को आप विस्थापित करके कहाँ ले जाएंगे? इसका तो योजना प्रशासन को और सरकार को बताना ही होगा। तो ये प्रशासन और सरकार नहीं बता रही है, बल्कि इसको बांधने का काम कर रही है। इसी को इस सिलसिले में आपकी कुछ पहल हुई है आपकी अपनी जानिब से? जी, मेरे जानिब से यही पहल हुआ है कि गांव के लोग इसका विरोध कर रहे हैं, मैं उनके समर्थन में हूं। मैं उनकी बात को समझने का कोशिश किया हूं कि उनको विस्थापन का डर है, उनको अपनी ज़मीन खोने का डर है, उनको अपना जगह खोने का डर है ना।
तो इसके लिए मैं वर्तमान जल संसाधन मंत्री जी से भी मैं बात किया हूँ, पटना गया, उनसे बातचीत थी, उनको सारा मैंने मैप बताया, उनको जो जो गांव पड़ रहा है उनका लोकेशन बताया, प्लस किस बेसिस पे ये कर रहे हैं, है ना, वो भी सभी चीज़ें बताया। उन्होंने तत्कालीन जो है कि अभी डीएम साहब से उन्होंने बात किया और डीएम साहब के समक्ष हम लोग का भी एक जनप्रतिनिधिमंडल वहाँ पर गया, बातचीत किया। डीएम साहब भी आए, स्थल पर देखे और उन्होंने कहा कि ठीक है मैं इसको देखूंगा, वास्ट पॉपुलेशन तो है लेकिन इस पॉपुलेशन को कैसे बचाया जाए, इस पॉपुलेशन को किस तरह से भी स्थापित किया जाए या बिना बांध बनाए हम जो है कि यहाँ पर नेचुरल स्थिति कैसे बनाए, बाढ़ को रोक कैसे लें, इस पर हम विचार करेंगे। उन्होंने आश्वस्त किया है लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है। जो चीज़ें होनी चाहिए थी आप कुछ बता नहीं रहे। 3 महीना हो गया मीटिंग किए, ना ही डीएम साहब से कुछ स्पष्ट हो रहा है, ना ही बिहार सरकार से कुछ स्पष्ट हो रहा है कि आप बांध को रोकेंगे या नहीं रोकेंगे। अच्छा ठीक है, सरकार ये प्रशासन का ये है, अपना तर्क ये है कि हम बांध बना रहे हैं मोतिहारी में बाढ़ को रोकने के लिए, और प्रशासन को ये नहीं पता है कि मोतिहारी में जो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है वो होती है धनौती नदी के कारण। कभी भी सिकरहना नदी के कारण कभी बांध पानी जो है कि उत्पन्न नहीं होता है बाढ़ का पानी। और वो पानी बाढ़ का पानी का तर्क दे रहा है कि 2017 में बाढ़ का पानी आया था वो सिकरहना नदी से आया था। तो प्रशासन को थोड़ा स्टडी करना चाहिए, थोड़ा देखना चाहिए कि भाई वो केवल मोतिहारी में नहीं आया था, वो पूरे बिहार में वो पानी आया था। तो पूरे बिहार में केवल सिकरहना का ही पानी नहीं था, वो धनौती का भी पानी था, सिकरहना का भी था, गंगा का भी था, आपके जो है कि लाल बकिया का भी पानी था, और भी अन्य नदियाँ वो सबका पानी था। तो ये कोई तर्क नहीं है प्रशासन का। प्रशासन को ये होना चाहिए कि आप किस आधार पे बना रहे हैं। आपका तो रेलवे ट्रैक ऑलरेडी जो है कि बांध का काम कर रहा है वहाँ पे। रेलवे ट्रैक जो है अपना हाईवे जो है वो बांध की हाइट 20 फीट है, रेलवे ट्रैक की हाइट 22 फीट है। आपके कमोबेश जो है कि 18 फीट आपका हाईवे की हाइट है जमीन के समतल से। तो वो तो ऑलरेडी बांध का काम कर रहा है। तो आप ये क्यों कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि लोगों को बाढ़ से दिक्कत होता है, तो जब लोगों को बंजरिया क्षेत्र में बाढ़ से दिक्कत होता है तो फिर आप बाढ़ का मुआवजा क्यों नहीं देते हैं? आप तो पहला काम बाढ़ का मुआवजा भी नहीं देते हैं और लोगों को कहते हैं आप बाढ़ से मर रहे हैं इसलिए अब आपको बचाने का भी काम कर रहे हैं। तो ये तो नहीं ना चल सकता है दोहरीकरण। अगर हमको आप बाढ़ प्रभावित क्षेत्र मानते हैं, बाढ़ से जो है कि पीड़ित मानते हैं, तो हमको तो बाढ़ का मुआवजा मिलना चाहिए, लोगों को जो है कि उसका जो है लाभ मिलना चाहिए, उस योजना का जो भी लाभ मिलता है बाढ़ आने से, है ना, फसल क्षति हो या फिर जो भी हो। लेकिन देखिए कमोबेश लोगों का यही कहना है कि ये हमारे हित की बात नहीं है, ये जनता के हित का माने बांध नहीं है, जनता के हित का ये योजना नहीं, इसलिए लोग जाहिर सी बात है। और ये कहीं से उचित नहीं है कि एक एरिया को बचाने के लिए दूसरे एरिया को डुबा दिया जाए बाढ़ के पानी में। जैसा आप कह रहे हैं कि लाखों लोगों के जीवन का सवाल है, करीब 5-5.5 लाख की आबादी प्रभावित जब होनी है तो सोच समझ के इस पे काम होने चाहिए। तौसीफ साहब, आखिरी सवाल हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आप जो है माशाल्लाह आपकी जो बात करने का अंदाज़ है एक परिपक्व नेता की तरह आप जो है डिलीवर कर रहे हैं। मैं इतने देर से आपको वॉच कर रहा था तो मैंने ये ऑब्ज़र्व किया, आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, तो अभी आपकी पढ़ने लिखने की उम्र थी, ये अचानक से आपके जहन में ये पॉलिटिक्स का शौक़ कहाँ से आ गया? तो बात सही कह रहे हैं, पढ़ने लिखने की उम्र है और मैं पढ़ लिख अभी भी रहा हूँ, है ना। और कहा गया है कि बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि जब तक मैंने पढ़ाई जो ऐसी चीज़ है, विद्या ऐसी चीज़ है कि वो मरने तक वो काम आती है और वो जारी रहना चाहिए, है ना। तो मैं अभी भी अध्ययन रत्न हूँ, है ना, पढ़ाई मैं कर रहा हूँ। और दूसरी बात जो है कि राजनीति है, राजनीति में मौका मिला है तो ये इस काम को भी बखूबी निभाने की मैं जो है कि कोशिश कर रहा हूँ। लोगों का स्नेह मिल रहा है, लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, बहुत सारे लोग मुझे सहयोग भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग मुझे प्रोत्साहित भी कर रहे हैं कि नहीं आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। लोगों को तय करना है, यदि मुझे टिकट मिलता है, मौका मिलता है, तो ये लोगों को तय करना है कि मैं उनके लायक हूँ या नहीं हूँ। ये भी एक मिथ्य बना हुआ था कि पता नहीं इतने कम एज का लड़का जीतेगा तो कुछ करेगा कि नहीं करेगा। मैं विकास कार्य कराने का काम कर रहा हूँ। पिछले 3-3.5 वर्षों में जो भी कार्य किया हूँ, झकिया से लेकर मेरा क्षेत्र जाता है मझार तक, गौरिया मझार तक, वहाँ तक लोग पता कर सकते हैं, आप भी अपने माध्यम से पता कर सकते हैं मेरा कितना मेरा एक्टिविटी रहा है, मेरा योजना कितना रहा है, कितना योजना मेरा धरातल पे है। ब्लॉक स्तर पर भी लोग कहते हैं एक पैर पर खड़ा होने का काम करने का, तो मैं एक पैर पर भी खड़ा होने का काम करता हूँ। लोगों ने यहाँ तक अपना खून भी मांगा है तो मैं अपना ब्लड डोनेशन के माध्यम से लोगों का मदद किया हूँ। तो मैं इसलिए नहीं किया हूँ कि लोग मैं इलेक्शन में मेरी मदद करेंगे, नहीं।
मेरी इच्छा करती है ना, और मुझे संतुष्टि मिलती है ऐसा कार्य करके, इसलिए मैं इस तरह का कार्य करता हूँ। लोग मुझे वोट करेंगे नहीं करेंगे इसका बिल्कुल भी मुझे चिंता नहीं रहती है। संस्कृत में एक कहावत मैंने पढ़ा था, कर्मणि एव अधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, यानी कर्म करना आपका अधिकार है, फल की चिंता किए बिना। तो मैं कर्म करते जा रहा हूँ, फल की चिंता मुझे बिल्कुल नहीं है, और जो भी आशीर्वाद मिलता है मैं उसके लिए मैं कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूँ सभी लोगों का और आपका भी। चलिए, हमारी शुभकामनाएं हैं, और कर्म की चिंता जो है करते हैं, ये फल की चिंता नहीं करते। तो जाहिर सी बात है, इलेक्शन में क्या होगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ये तो बात तय है कि जन स्वराज में कुछ ऐसे चेहरे ज़रूर हैं जो एक बार लोगों को सोचने पर मजबूर कर सकते हैं। तो आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा वो भी हम आपको बताते रहेंगे। अभी तो विधानसभा चुनाव की सरगर्मी जो है तेज़ हो रही है, तो इस सरगर्मी पर हमारी नज़र रहेगी और हमारा ये खास शो भी जारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया तौसीफ साहब हमसे तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये थे तौसीफुर रहमान बंजरिया, मोतिहारी बंजरिया के ज़िला पार्षद, और जिनसे हम बात कर रहे थे, और अभी ये अपना कदम बढ़ा रहे हैं और विधायक की तरफ विधानसभा चुनाव में भी जो है ये अपनी कोशिश आजमा रहे हैं। जन स्वराज के भावी प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। तो इनसे हमारी ये गुफ्तगू आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज़ के साथ।